Hello friends, welcome to Prep IAS. I am Arpit, and in this video we are going to talk about Prime Minister Modi's foreign visits in his third term. When he came here as the Prime Minister in his first term in 2014, after that he aggressively and energetically engaged with the world. There was a joke circulating in the corridors of power that this Prime Minister is always on the flight mode. डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी एक स्पीच में 2019 में बोला था कि ये फेज जो हमारा फॉरेन पॉलिसी का है, दिस इज द फेज ऑफ एनर्जेटिक एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, वेयर इंडिया वाज इंक्रीजिंगली एंगेजिंग विद द वर्ल्ड. नाउ India's economy was one of the fastest growing economy back then. It is the fastest growing economy now. The need was engagement with the world. The need was to make the world look towards us. And the need was obviously to help the world, to make this world a better place to live in. And with this objective of national interest on the top, these visits were so frequent, so energetic, and to many countries, these visits were repeated. Like with China, in his first two terms, he visited 5 times in China. And he's not stopping in his third term either. Although he's not visited China as of now in his third term. But yes, he has done multiple visits since June till now. In this video, we are going to, break down his visits and roughly discuss that what have been the key highlights of his visits in the countries. There are some countries where any Indian Prime Minister has traveled for the first time. Like for example, any Indian Prime Minister did not travel to Brunei, or for that matter, Ukraine also, before he traveled. There are some places or some countries where the last Indian Prime Minister who traveled was some 40 years ago, like Poland, like Hungary. तो ये एनालिसिस हम देखेंगे कि क्या बेसिकली ट्रेंड है, पैटर्न है इनके एंगेजमेंट में विद द वर्ल्ड इन हिज थर्ड टर्म. चीजें फर्स्ट टर्म में जो शुरू हुई थी, अग्रेसिव एंगेजमेंट, वो सेकेंड टर्म में भी कंटिन्यूड रही और अब तक हमें थर्ड टर्म में भी कंटिन्यूड दिख रही है. तो आइए देखते हैं कि इनकी विजिट्स कहां कहां रही और क्या की पॉइंट्स थे इनकी विजिट्स के. ओथ टेकिंग सेरेमनी जो कि जून में थी, उसके तुरंत बाद ही इनकी जो फर्स्ट फॉरेन विजिट हुई वो हुई G7 मीटिंग इटली. मैं एक बात आपको यह बता दूं कि इंडिया G7 का हिस्सा नहीं है. इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ G7, बट इंडिया वाज इनवाइटेड इन दिस मीटिंग ऑफ G7. हैशटैग मेलोडी बहुत ज्यादा पॉपुलर था क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी जो वहां की प्राइम मिनिस्टर एंड मोदी जी का कंबाइन करके हैशटैग मेलोडी बना दिया लोगों ने. तो ये काफी पॉपुलर था, बट खैर ये मजाक की बात है. बट यस, दिस क्लियरली हाईलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग स्टेचर इन द वर्ल्ड, दैट इंडिया वाज कॉल्ड अपॉन इन दिस G7 मीटिंग. इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज को इनवाइट किया था, बट यस, इंडिया वाज स्पेसिफिकली इनवाइटेड एंड यू कैन सी हिम स्टैंडिंग इन द सेंटर. And the Pope Francis is here, the American president is here, the Canadian president prime minister is here, the German chancellor is here, the Japanese prime minister is here. But yes, India's presence was expected. And in these kind of visits, G7 में सारी developed countries है, the West. मैं अगर नाम लूं तो UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, USA, कनाडा, EU, ये सब कंट्रीज है. दुनिया की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, जिनको हम वेस्ट बोलते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर
रशिया यूक्रेन वॉर का मुद्दा छिड़ना था और यहाँ पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी आए हुए थे, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, एंड उनसे भी मुलाकात हुई 1 टू 1। वहां से वापस आए और वापस आने के बाद अगले महीने यानी कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री जी गए रशिया। ये थी बाइलेटरल विजिट। एक चीज यहां पर सिग्निफिकेंट ये है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जनरली फर्स्ट फॉरेन विजिट या फर्स्ट बायलेटरल विजिट करता है अपनी नेबरिंग कंट्रीज में से किसी में। नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि भूटान हो गई या मालदीव्स हो गई या श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, नेपाल हो गई, पाकिस्तान भी है, बट यू नो टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो वहां पर जो लास्ट विजिट थी प्राइम मिनिस्टर की वो 2015 में थी। वो भी एक सरप्राइज विजिट थी जिसमें वो पीएम नवाज शरीफ को बर्थडे विश करने चले गए थे दिसंबर 25, 2015। उसके बाद तो कोई गया नहीं। बट एनीवेज, ये जो ट्रेंड चला आ रहा था, जो कन्वेंशन चला आ रहा था, उससे थोड़ा सा अलग हटके थी कि रशिया was chosen as the first destination for a bilateral visit by the Indian Prime Minister in his term. This was significant because here the Prime Minister met with Vladimir Zelensky and now he is meeting with Vladimir Putin. He is one among those very few leaders in the world जो यूक्रेन भी गए और यहां भी गए, रशिया। He is also one among those very few leaders of the world who is talking to the Ukrainian president and he is talking to the Russian president as well. This clearly highlights India's Vishwamitra status. तो ये काफी सिग्निफिकेंट चीजें हुई, यहाँ पर बातचीत हुई कि कैसे अपना बायलेटरल ट्रेड आगे बढ़ाना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे स्ट्रेंथन करनी है, और जो कि ऑलरेडी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी रशिया के साथ, तो ये सब बातें हुई। देन जब रशिया गए, रशिया के साथ ही साथ उन्होंने नेक्स्ट कंट्री अपनी डेस्टिनेशन चुनी हुई थी, दैट वाज ऑस्ट्रिया। तो रशिया के तुरंत बाद वहीं से ही ऑस्ट्रिया गए। ऑस्ट्रिया का भी सिग्निफिकेंस ये है कि ऑस्ट्रिया के जो लीडर है वो भी उन चुनिंदा लीडर्स में से हैं जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी बात कर रहे हैं और रशिया के प्रेसिडेंट से भी बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया यूरोप में है। ऑस्ट्रिया was one among those countries who condemned Russia over its attack on Ukraine. But Austria is one such country who has not stopped taking natural gas and other energy imports from Russia. Many European countries have stopped, but not Austria. Austria is also trying to play a balancing role. तो यहां पर इंडिया और ऑस्ट्रिया दे आर इन द सेम बोट। ऑस्ट्रिया के साथ भी बातचीत हुई ट्रेड इंक्रीज करने पे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनहांस करने में और इन्वेस्टमेंट्स इधर उससे उधर करने में। ये सब चीजें नॉर्मल जेनरिक जो इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने में, स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ाने में, ये सब बातें हुई। ठीक है जी, ये 2 नेशन टूर से प्रधानमंत्री जी वापस आए और अगले ही महीने अगस्त 2024 में इन्होंने करी बायलेटरल विजिट टू पोलैंड। ये भी 2 नेशन टूर था। पोलैंड के तुरंत बाद वहीं से वो गए यूक्रेन। जी हां, पिछले महीने रशिया, फिर यूक्रेन। या फिर अगर मैं बोलूं लीडर्स के मामले में, जून में मिले वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, जुलाई में मिले व्लादिमीर पुतिन से, फिर अगस्त में जब यहां पोलैंड गए उसके बाद यूक्रेन भी गए, फिर मिले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। पोलैंड हमारा एक एंशिएंट रिश्ता रिश्ता है इनके साथ, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बहुत सारे ऐसे जूइश बच्चे थे जो पोलैंड में थे और ये लोग वहां से निकले एंड ये काफी स्ट्रैंडेड थे कि कहाँ जाए, कैसे करें। तो महाराजा थे यहाँ पे गुजरात में कहीं के, उन्होंने उनको पनाह दी थी। महाराजा रंजीत सिंह जी जडेजा कुछ ऐसे नाम है उनका। एंड
he is still revered over there in पोलैंड। ये एक हमारा हिस्टोरिकल टाई है पोलैंड के साथ। एंड पोलैंड और इंडिया के बीच में रिलेशंस एज सच कोई खराब नहीं है, अच्छे ठीक है, उनको और मजबूत करने की बात हो रही थी, दैट इज इट। बट पोलैंड के साथ ये गए यूक्रेन उसके बाद। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये पीछे है भीष्म क्यूब्स। ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स है जो कि यूक्रेन को रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान चाहिए। जब यूक्रेन के दौरे पे थे प्राइम मिनिस्टर जी, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हुई, थिंग्स लाइक यू नो there was a major statement issued by the Indian Prime Minister. And that statement was that we were never neutral in the war. We were always on the side of peace. Then another statement was issued that India has utmost respect for territorial integrity and sovereignty. अब रशिया ने करीब करीब 20% टेरिटरी हथिया रखी है यूक्रेन की। अब इंडिया यहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की भी बात कर रहा है। एस जयशंकर से एक बीबीसी के जर्नलिस्ट ने पूछा कि last month when the Indian Prime Minister was there in Russia and he was hugging the Russian president, so with full grace, so you know that was criticized and condemned over here in Ukraine, and that was a disgrace. We were calling it what a disgrace it is. And now this month the Indian Prime Minister is over here. So as Jaishankar smiled at him and said that wasn't the Indian Prime Minister meeting with the Ukrainian president with grace? He was, with full grace he was meeting, and it was being reciprocated also by the Ukrainian president. Actually, it is in our culture. Mr. S. Shankar told that journalist that it might not be in your culture, but it is in our culture. That whoever you meet with grace. You promote peace, you promote solidarity, you promote brotherhood. And this is what we are trying to do. So he said that I think culturally you need to catch up a bit. And that BBC journalist was from a Western country. And this is how our culture was showcased as superior to their culture, and culture acting like a soft power for us. So this was the reply, and all this kind of episodes happened when the Indian Prime Minister was there in Ukraine. अच्छा, जब वापस आए यूक्रेन से, तो in India there was a public meeting kind of thing, a conference where one-to-one interview of Mr. S. Shankar was going on, and the journalist asked this question, that is India mediating in the war between Russia and Ukraine? Because June the Indian Prime Minister meets with the Ukrainian president, July with the Russian president, then August again with the Ukrainian president. So as Shankar did not accept or acknowledge the fact that we are mediating in the war, because as soon as we accept that we are mediating, there are a lot of expectations from us, and as a mediator you cannot accommodate 100% of the demands of Russia or 100% of the demands of Ukraine. So he preferred, see the choice of words of Mr. S. Jaishankar. He said that India is not mediating, India is just communicating between both these leaders. And this is what we are doing. But yes, communication is important to bring peace. And India, along with the entire world, wants peace. And India is one such country which can put in the efforts to, stop this war. But yes, it has its own repercussions. So, we need to move cautiously in this domain. We cannot, move blindly in this domain, become a mediator and all, because, we might spoil our relations with Russia. And simultaneously, we might spoil our relations with Ukraine. So we've been walking a diplomatic tightrope till now, and let's keep walking that with a bit of caution and mediation. Or not mediation, but yes,
trying to pacify the situation. चलो जी, यहां से वापस आ गए प्रधानमंत्री जी। अब अगला जो इनका जो डेस्टिनेशन थी अगले मंथ यानी कि सितंबर में, वो थी ब्रुनेई। साउथ ईस्ट एशिया, ये आसियान समिट था यहाँ पे और बायलेटरल मीटिंग भी हुई। ब्रुनेई में आज तक इंडिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं गया था। नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड ब्रुनेई टिल नाउ। वो अलग बात है, आसियान समिट के लिए गए थे, बट यस, विद द ब्रुनेई लीडरशिप देयर वाज बायलेटरल टॉक्स एज वेल। तो ये एक अनटच्ड टेरिटरी। यूक्रेन भी आज तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं गया था, अनटच्ड टेरिटरी। सो एक ये चीज आ गई। फिर ब्रुनेई से ही ये चले गए सिंगापुर। एक ये पैटर्न ऑब्जर्व करो कि एक कंट्री नहीं जा रहे, निकल रहे तो दो तीन होकर आ रहे। तो जी वहां से चले गए ये सिंगापुर। सिंगापुर भी साउथ ईस्ट एशिया, ब्रुनेई के बगल में ही, हाईली डेवलप्ड। यहां से एफडीआई बहुत आता है। टॉप 5 कंट्रीज फ्रॉम विच इंडिया रिसीव्स एफडीआई इज सिंगापुर। एंड सिंगापुर में जो मेजर ब्रेक थ्रू था वो था सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन्वेस्टमेंट करेगा सिंगापुर इंडिया में। Semiconductor chips is a critical, I would say, equipment for the present day. And digitalization सेमीकंडक्टर चिप्स पे टिकी हुई है। हर एक चीज में सेमीकंडक्टर चिप है, मोबाइल फोन्स में, ये पीछे बोर्ड में, रिमोट्स में, गाड़ियों में, एवरीथिंग you have semiconductor chips. And during and post COVID period, China, which is the global hub of semiconductor chip manufacturing, disrupted the supply chains of semiconductor chips, which created a lot of problems for other countries in the world. And after that, the countries started to think in this direction that we need to diversify the supply chains of semiconductor chips. इंडिया खुद इसमें आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट यूएसए से, जापान से, ताइवान से ऑलरेडी प्लान है, वो आ रहा है। सिंगापुर से भी हो गया। दुनिया में 10% सेमीकंडक्टर चिप्स सिंगापुर में बनते हैं। ये अपने आप में सक्षम है। इट इज केपेबल ऑफ मेकिंग सेमीकंडक्टर चिप्स एंड नाउ इट इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप्स फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। सो ये एक ब्रेक थ्रू डील थी। ये यहां पर एक सेमीकंडक्टर चिप फैसिलिटी में ही है दोनों लीडर्स। और मजे की बात यह है कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर भी अभी थोड़े टाइम पहले ही अपनी टर्म स्टार्ट करी थी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी थोड़े टाइम पहले ही अपनी टर्म स्टार्ट करी। ठीक है जी, वहां से वापस आ गए। अब इसी महीने ये गए यूएसए। यूएसए में था क्वाड समिट। क्वाड में है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान। अगेन मैं बोलूं, इंडिया के अलावा सारी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज और पार्ट ऑफ वेस्ट मानी जाती। अब यहां पर क्वाड समिट के अलावा हर एक लीडर के साथ, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ और जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ बायलैटरल मीटिंग भी करी। ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन वॉर वाज one point of discussion and the second point of discussion was Indo-Pacific. Indo-Pacific जहां की ये सारी चारों कंट्रीज हैं, ये इंडो पैसिफिक को सरकमवेंट करते हैं। क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक के लिए ही बना हुआ है। एंड जो हमारा इंडो पैसिफिक विजन है, दैट इज वी वांट टू एस्टैब्लिश अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, वो सब डिस्कस हुआ। फ्री फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ एनी कंट्री, ओपन फॉर ट्रेड फॉर ऑल द कंट्रीज, क्योंकि वहां से सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पास करती है। एंड थर्ड, इंक्लूसिव मीन्स द पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री or the most vulnerable country of this region should get benefited out of this partnership of these 4 big players. जब क्वाड शुरू हुआ था, इट वाज 2017 में इट स्टार्टेड। 2019 में इट वाज अपग्रेडेड टू मिनिस्टीरियल लेवल और 2021 से समिट लेवल। समिट लेवल, यहां पे भी वर्ड समिट आ जाता है, तो दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप इज मीटिंग। समिट इज द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप इज मीटिंग, दैट इज अ समिट। तो 2021 से ये समिट लेवल है। ये फोर्थ समिट था। 2021, 22, 23 और 24 में ये फोर्थ समिट था क्वाड का।
तो जब इस्टैब्लिश हुआ था क्वाड, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए था, ये चाइना की एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज को काउंटर करने के लिए था। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते थे उसको, और इसको चाइना ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। बट धीरे धीरे इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और ज्यादा बढ़ते गए। हेल्थ केयर भी एक ऑब्जेक्टिव है इसमें। कोविड के दौरान इंडिया ने इंडो पैसिफिक रीजन्स में जो छोटी छोटी कंट्रीज है, माइक्रोनेशिया वगैरह वगैरह, वहां पर कोविड वैक्सीन सप्लाई करी। और अब इस बार क्वाड समिट में एक क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव यू नो अडॉप्ट हुआ, जिसमें सर्विकल कैंसर की वैक्सीन इन सारे नेशंस को प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि सर्विकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया ने डेवलप कर ली है। सर्विकल कैंसर फीमेल्स में पाया जाता है इन देयर सर्विक्स, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ्स अमंग द यंग फीमेल्स इन द वर्ल्ड, एंड नाउ इट हैज बीन मेड वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। तो ये सब डिसाइड हुआ क्वाड समिट में। क्वाड समिट के बाद अब अक्टूबर में अगले महीने ये पहुंच गए ब्रिक्स। अब ये देखो ट्रांजिशन, क्वाड सारी वेस्टर्न कंट्रीज, ब्रिक्स सारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज, सारी डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और इसमें कंट्रीज हैं रशिया और चाइना जैसी, जो हार्डकोर एंटी वेस्ट हो रखे हैं आज की डेट। इंडिया यहां पर भी है, इंडिया वहां पर भी है। ये था रशिया में। तो अब फिर से प्रधानमंत्री जी पहुंचे रशिया, कजान। यहां पर भी फिर से बायलेटरल मीटिंग हुई। उस बायलेटरल मीटिंग में यह तय हुआ कि इंडिया और रशिया अपना जो ट्रेड है वो $100 बिलियन तक पहुंचाएंगे बाय 2030, और अभी प्रेजेंट ट्रेड दोनों के बीच में $65 बिलियन है। बट एनीवेज, ब्रिक्स समिट का जो आउटकम था, वो मेन पॉइंट वहां पर क्या था? वहां पर यह डिसाइड हुआ कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है, ये ब्रिक्स कंट्रीज आपस में अपनी रिस्पेक्टिव नेशनल करेंसीज में ही ट्रेड करती रहेंगी। जैसे कि हमारा रशिया के साथ ट्रेड है तो वो रूपी रूबल ट्रेड है, चाइना का रशिया के साथ ट्रेड है तो वो युआन और रूबल ट्रेड है, ताकि डॉलर पे डिपेंडेंसी रिड्यूस हो। एंड ये डिसाइड हुआ, ये अडॉप्ट हुआ। ये ब्रिक्स का जो समिट है, ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट था क्योंकि ये पहला ऐसा ब्रिक्स समिट था जहां पर हमें एक्सपैंडेड ब्रिक्स दिख रहा था। पिछले साल ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में था, उसमें यह डिसाइड हुआ था कि 6 न्यू एंट्रेंट्स आएंगे। दी 6 न्यू कंट्रीज: ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया फ्रॉम एशिया, एथियोपिया एंड इजिप्ट फ्रॉम अफ्रीका, एंड अर्जेंटीना फ्रॉम साउथ अमेरिका। अर्जेंटीना ने दिसंबर में मना कर दिया, पिछले साल दिसंबर 2023 में, वहां पर नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने मना कर दिया दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स। सऊदी अरेबिया ने अभी तक कुछ कहा नहीं है, वी विल बी, वी विल नॉट बी, सऊदी अरेबिया स्टिल थिंकिंग। तो 6 में से 2 हटा दो, 2 में से एक तो पक्का ही हटा दो, अर्जेंटीना। सऊदी अरेबिया अभी भी आ सकता है, बट बाकी जो 4 है, यूएई, इजिप्ट, एथियोपिया एंड ईरान, इन चारों की मेंबरशिप हमें देखने को मिली। तो ब्रिक्स में अब हो गए टोटल 9 मेंबर। ब्रिक्स: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, यूएई, एथियोपिया, इजिप्ट। तो 9 मेंबर ग्रुपिंग ये बन गई है। तो ये था ब्रिक्स के पास एक बहुत एक एक वैसा मौका है जिसमें ये मीडिएट करके वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा सकता। एक्चुअली में ये काम यूनाइटेड नेशंस का है, बट यूनाइटेड नेशंस के ही एट पार ब्रिक्स अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है, ऐसा कई सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है। देखिए ना, यूनाइटेड नेशंस के 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उसी के ही पैरेलल में ब्रिक्स के 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्होंने खड़े कर दिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। ब्रिक्स इज गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। बहुत सारी आसियान कंट्रीज एक्सप्रेस कर रही हैं अपना इंटरेस्ट कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। ग्लोबल साउथ की बहुत सारी कंट्रीज यू नो एक्सप्रेस कर रही हैं अपना इंटरेस्ट कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रिक्स को, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है वहां पर रिफॉर्म्स की जरूरत है, और अगर वहां पर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो वो अपना रेलेवेंस खो देगा। और यही हम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो समिट था उसमें हम बोल रहे थे कि भाई, रिफॉर्म्स फॉर रेलेवेंस।
if this of these institutions have to remain, want to remain relevant, they will have to do these reforms. This is what was discussed in BRICS as well. एंड ये जो बहुत सारी कंट्रीज अभी अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रही है, वो सारी की सारी फेड अप है ड्यू टू दोज यू नो biased multilateral organizations, global multilateral organizations like United Nations, because they're biased towards the West. तो ऐसा है. फिर जी वहां से पिछले महीने यानी कि नवंबर में ये गए नाइजीरिया, यहां से वापस आ गए, फिर नवंबर में गए नाइजीरिया. ये थी 3 कंट्रीज की विजिट, नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना. नाइजीरिया में इनको वहां का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, वैक्सीन प्रोवाइड करी हमने, हेल्प करा कोविड के दौरान, उसके बाद ये रीजन था. और नाइजीरिया जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और सबसे बड़ी एनर्जी प्रोड्यूसर है, तो नाइजीरिया बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया. यहां गए, यहां पे चीजें हुई, यहीं से फिर ये गए ब्राजील. ब्राजील में था G20 समिट. G20 समिट में हिस्सा लिया इंडिया ने. कुछ मेजर आउटकम्स वहां पर ये हुए कि भाई एक फूड और हंगर को एलिमिनेट करना है या हंगर को रिड्यूस करना है बाय 2030, ये अडॉप्ट हुआ. उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में डिस्कस हुआ, कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया उसके बारे में डिस्कस हुआ. बट G20 की जो आउटकम्स होते हैं वो बाइंडिंग तो होते नहीं, वो रिकमेंडेटरी इन नेचर होते हैं, तो वो रिकमेंडेटरी ही रहे. और फिर यहां से चले गए गयाना. गयाना एक नेबरिंग कंट्री है ब्राजील की. यहां पर बायलैटरल विजिट थी और यहां पर इंडिया कैरीकॉम समिट था. कैरीकॉम मतलब कैरेबियन कम्युनिटी. यहां पर भी इनको 2 सिविलियन ऑनर्स मिले, एक गयाना से और एक किसी और कंट्री से, वहीं पे जो कैरेबियन कंट्री उन्होंने दिया. गयाना में अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हुए और इंडिया अपनी एनर्जी पार्टनरशिप वहां पे भी इस्टेब्लिश करना चाहता है. यानी कि इंडिया अपने एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, एंड दिस इज अ गुड थिंग. गयाना, ब्राजील, नाइजीरिया, ये सब दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ. तो ग्लोबल साउथ में अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है इंडिया. तो ये अब तक की विजिट्स रही हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की. पर इन विजिट्स का एक ब्रीफ एनालिसिस जो हमें करना चाहिए. फर्स्ट इज इंडिया इज अ ग्लोबल फ्रेंड, विश्वामित्रा. ये India has proved it time and again, and in the third term of the Prime Minister, India is again proving it. Because as I said, that the Indian leadership is among those very few leaderships in the world who is engaging with Russia and Ukraine at the same time, Israel and Palestine at the same time. So, and it is obviously trying to build peace. To those small countries also India is engaging with, like Brunei, Nigeria or Guyana, those Caribbean countries. And India has actually stood by them in times of crisis like COVID and all, and have helped them with vaccines and with other, helps, whatever was needed. Then second point, touching the untouched lands. So as I said, Brunei, Ukraine, कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, ये बने पहले. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जैसे कि पोलैंड, ऑस्ट्रिया, 40 साल पहले कोई गया था, इंदिरा गांधी गई थी, अब ये पहुंचे. गयाना भी 40 साल पहले कोई गया था, अब ये पहुंचे. नाइजीरिया, मनमोहन सिंह जी गए थे 2007 में, अब ये पहुंचे. तो ऐसा, तो अनटच्ड लैंड्स को भी ये टच कर रहे हैं अपने थर्ड टर्म में. ऑब्वियसली इससे इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ेगा. कनेक्टिंग विद द ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ की बहुत सारी कंट्रीज है. ग्लोबल साउथ है डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. तब चाहे मैं ब्रुनई की बात कर लूं साउथ ईस्ट एशिया में, चाहे मैं नाइजीरिया की बात कर लूं अफ्रीका में, चाहे मैं गयाना या फिर ब्राजील की बात कर लूं साउथ अमेरिका में, ग्लोबल साउथ को तो हम टच कर ही रहे हैं. और वी हैव ऑलरेडी टोल्ड एंड डिक्लेयर्ड दैट वी वांट टू बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ.
जब हमारे पास G20 प्रेसिडेंसी आई थी 2022 में, हमने तभी डिक्लेयर कर दिया था और तब से हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट भी चालू किया। तो हम ग्लोबल साउथ की सुनते हैं और उनके कंसर्न्स को रखते हैं और उनके कंसर्न्स को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा है। देन डिफेंस पार्टनरशिप्स, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं पिछले कुछ समय से और इंडिया नए नए मार्केट्स ढूंढ रहा है। अब जैसे हम गयाना गए, हम नाइजीरिया गए, या फॉर दैट मैटर हम ब्रुनेई गए, हमने हर जगह डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाने की बात करी है, हमारी डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करने की बात करी है। इन कंट्रीज को चाहिए एंड दे आर रिलाइंग ऑन इंडिया। तो ये जो टचिंग द अनटच्ड लैंड्स है, ये हमको डिफेंस पार्टनरशिप एस्टैब्लिश या स्ट्रेंथन करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ हम और भी कंट्रीज से बात करें, जैसे कि रशिया की, भाई मेक इन इंडिया यहां करो ना, अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करो, एंड दे आर एग्रीइंग टू इट। तो यहां पे करो, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा यहां पे। देन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये हमारी कॉमन चीज रही है, जैसे कि हमने कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव सर्विकल कैंसर के लिए लागू कर दिया। हम हेल्थ केयर के लिए गयाना गए तो वहां पे हेल्थ केयर पार्टनरशिप्स के लिए हम बात कर रहे हैं, जन औषधि केंद्र खोलने की बात कर रहे हैं गयाना में। ये सब क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, हेल्थ केयर एंड ऑल। ये भी जरूरत है, ये ज्यादा जरूरत है लोगों को। नाइजीरिया में भी हम ये बात करके आए हैं। तो ऐसा है। देन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, सिंगापुर सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो हमने अपनी फैला रखा है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है हमारी इन एंगेजिंग विद द वर्ल्ड, एंड दैट शुड बी देयर, दैट इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। रिफॉर्म्स इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, मैं ऑलरेडी इस पे बोल चुका हूं, चाहे हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए हो, चाहे क्वाड समिट के लिए गए हो, चाहे हमने ब्रिक्स समिट के लिए गए हो, चाहे आसियान में गए हो, कहीं पे भी गए हो, G20 में गए हो ब्राजील में, हमने रिफॉर्म्स की बात हर जगह करी है और हमने ही नहीं, सबने करी है। वेस्ट इतना ज्यादा करता नहीं है क्योंकि वेस्ट के फेवर में है ना सारे वो यूनाइटेड नेशंस वगैरह, बट यस, वेस्ट इसको एक्नॉलेज करने लगा है कि यहां पे रिफॉर्म्स करने चाहिए, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट जो बेंच है उसका एक्सपेंशन हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स हो, IMF में रिफॉर्म्स हो, कहीं भी हो, रिफॉर्म्स की जरूरत है। एंड लास्ट, इंडियाज राइजिंग ग्लोबल स्टेचर, इंडिया का जो ग्लोबल स्टेचर है वो बढ़ रहा है। एंड ऑब्वियसली इंडिया अपने आप को विश्व मित्र कहता है, इंडिया अपने आप को मल्टी डायमेंशनली एंगेज करने की बात करता है, बट वी नीड टू वॉक द टॉक। जो हम बात करते हैं वो हमें पूरा करना चाहिए, हमें वो चीजें करके दिखानी चाहिए, हमें एक्ट करना चाहिए, हमें सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ बातें करते रह जाएंगे तो हमारा ये जो विश्व मित्र का टैग है ना, ये छिनते देर नहीं लगेगी। तो वी नीड टू वॉक द टॉक, दैट इज हाउ आवर स्टेचर will further rise and remain sustained, and definitely that will be in our national interest। और नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही तो हो रहा है सब कुछ, इतनी सारी विजिट्स, इतनी एनर्जेटिकली एंगेजमेंट जो हो रही है हमारी वर्ल्ड के साथ, वो इसीलिए हो रही है। तो ये वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिस इज इट फ्रॉम माय एंड इन दिस वीडियो। आई होप you are liking the videos, and I will be meeting you for other topics, other interesting topics हम डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।